आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस चैनल पर जो है आपके जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो एजी टीए की वैकेंसी आई हुई हैं उनके हम एमक्यूसी स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उससे आपके 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे। सब जो आपके सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग 65 जो क्वेश्चन है आपके टोटल एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे। तो आपका सबसे ज़्यादा 65 जो नंबर का एग्रीकल्चर का रोल है बहुत अधिक है, और जिसमें कि आपका 20 नंबर की इसमें आपको यूपी जी के पूछी जाएगी और 15 नंबर का आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा। जिसमें कि हम इस चैनल पर जो कराएंगे हम 65 नंबर की एग्रीकल्चर कराएंगे सिर्फ। और जो हम इस चैनल पर जो एमक्यूसी कराएंगे और एमक्यूसी के साथ साथ हम जो आपके आंसर हैं उनके हल सहित कराएंगे, मतलब जो आंसर का डिटेल में इंफॉर्मेशन है वो देंगे हम आपको इसमें। और ये जो वीडियो है आपको इस चैनल पर वीडियो मिलने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो इसमें जो हम शुरू करेंगे, पहले आपको हम इस वीडियो में हम आपको जो एमक्यूसी कराएंगे, हम इसमें आपको 100 क्वेश्चन हम इसमें एमक्यूसी कराएंगे और जो महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम में, मतलब ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हैं सब, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि विद ऑप्शन के हैं ये, तो उसमें थोड़ा डिटेल से समझाना पड़ेगा, तो इसलिए ये वीडियो हमारी लंबी हो सकती है। तो इसी चैनल से जुड़े रहें। हम करीबन एग्रोनॉमी के जो आपको क्वेश्चन कराएंगे या फील्ड क्रॉप की जो कराएंगे, फील्ड क्रॉप या साइंस क्रॉप के, तो हम आपको 500 प्लस क्वेश्चन हम रिवीजन यहाँ पर आपको एमक्यूसी करा देंगे। फिर उसके बाद हम आपको हॉर्टिकल्चर के भी करा देंगे और पशुपालन के भी, मतलब जो आपका टोटल एग्रीकल्चर है 65 नंबर का, हम आपको सारा यहीं पर करा देंगे। तो आप इसी चैनल से जुड़े रहें और चैनल को इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर आप देर न करते हुए करते हैं वीडियो शुरू। तो प्रश्न नंबर की बात करते हैं हम पहले की। तो प्रश्न नंबर पहला है कि गेहूँ का अच्छे प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी होनी चाहिए। जब गेहूँ का भंडारण किया जाता है तो उसके लिए नमी कितनी होनी चाहिए? तो 10% से कम जो है नमी की मात्रा होनी चाहिए जब हम गेहूँ को भंडारण करते हैं। अब ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब बात करते हैं हम इसमें कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं, जो जैसे धान और दाल, इनका भी हम इनके साथ साथ देख लेते हैं। गेहूँ के लिए 10% से कम हमने देख लिया। धान के लिए कितना होना चाहिए? 10 से 12% जो है नमी की मात्रा होनी चाहिए। दाल की कितनी होनी चाहिए? तो दाल के लिए 8 से 10% जो है नमी, भंडारण करते समय नमी की मात्रा होनी चाहिए। बात करते हैं सरसों में। सरसों में 10 से 14% नमी की मात्रा होनी चाहिए जब इसके लिए भंडारण किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे गेहूं से पूछ ले, चाहे धान से, दाल से, सरसों से, किसी से भी पूछ ले, नमी के बारे में पूछता है तो आप इसमें आप अच्छी तरीके से दे सकते हैं इसका आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने पर गुण निर्भर करता है? जो गेहूं की चपाती है वो बनाने के लिए किस पर, मतलब कौन सी ग्लूटीन, मतलब वो है चपाती बनाने के लिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर है ए, ग्लूटीन। ग्लूटीन का जो गुण है वो निर्भर करता है गेहूं की चपाती बनाने में। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो गेहूं में पर्याप्त मात्रा ग्लूटीन की उपस्थिति के कारण चपाती बेकरी उद्योग में अधिक मांग होती है। जो ग्लूटीन पाई जाती है गेहूं में, तो उसके कारण जो चपाती और बेकरी उद्योग होते हैं उनमें इनकी अधिक मांग होती है। अब इसके दाने में 2 से 3% शर्करा विद्यमान रहती है। अब जो गेहूं होता है, गेहूं में 2 से 3% शर्करा की मात्रा होती है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। तो प्रश्न नंबर तीसरा है कि प्राचीनतम फसल है। प्राचीनतम फसल कौन सी है? तो मक्का, आलू, गेहूं, धान। तो प्राचीनतम जो फसल है
वो है गेहूँ, क्योंकि इसे प्राचीन काल से ही उगाते आ रहे हैं। तो प्राचीनतम फसल मानी जाती है गेहूँ की। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में है कि मूंगफली में दाने की औसत मात्रा, मूंगफली जो होती है, मूंगफली में जो दाना होता है, दाने की औसत मात्रा कितनी होती है। तो इसमें दाने की मात्रा जो होती है 70% इसमें दाने की औसत मात्रा होती है। अब इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। मूंगफली में दाने का प्रतिशत, जिसे हम सेलिंग प्रतिशत भी बोलते हैं, 70% इसमें सेलिंग प्रतिशत होता है, 70%। आपसे एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत कितनी होती है, या आपसे पूछ लेगा दाने की औसत मात्रा कितनी होती है। अब आगे दूसरा पॉइंट है कि मूंगफली में दाने में जो है 45% तेल होता है और 26% प्रोटीन। तो तेल जो होता है वो कितना होता है, तेल होता है इसमें 45%, और प्रोटीन कितनी होती है, प्रोटीन होती है 26%। आप इसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन 2 देशों में है। जो मूंगफली का उत्पादन करते हैं तो विश्व में सबसे अधिक चीन में पहले नंबर पर, और दूसरा नंबर भारत का। तो विश्व में मूंगफली उत्पादन में चीन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भारत। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 है कि सूरजमुखी की संकुल प्रजाति, जो सूरजमुखी है उसकी संकुल प्रजाति कौन सी है। तो संकुल प्रजाति जो है सूर्यरेस की संकुल प्रजाति है। अब कुछ और प्रजातियों की बात कर लेते हैं जो संकुल प्रजाति है सूरजमुखी की। तो एक तो सूर्य होगी, दूसरी मॉडर्न होगी, तीसरी पेरोडोर्बिक सूर्य हो गई। अब बात करते हैं कुछ संकर किस्मों की। संकर किस्म है जो हाइब्रिड वैरायटी है, तो ज्वालामुखी हो गई, या हम KBSH1 बोल सकते हैं, SH331 बोल सकते हैं, दिव्यामुखी हो गई, और BSH7 हो गई, और या लक्ष्मी हो गई। तो ये सूरजमुखी की कुछ संकर किस्में हैं और कुछ संकुल किस्में हैं। और संकुल और संकर किस्मों में थोड़ा डिफरेंस भी देख लेना। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 है कि सूरजमुखी तेल में कसेलापन का कारण क्या होता है। जो सूरजमुखी का तेल होता है उसमें कसेलेपन की जो मात्रा होती है वो किसके कारण होती है। तो कसेलेपन की जो मात्रा होती है वो होती है ऑक्सीकरण के कारण। सोयाबीन के तेल में कसेलापन होता है, सूरजमुखी के तेल में कसेलापन ऑक्सीकरण के कारण है, जबकि इसके तेल में लिनोलिक अम्ल की मात्रा 71% होती है। एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो सूरजमुखी के तेल में लिनोलिक अम्ल में कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो आपसे 71% आपको बतानी है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो मूंगफली का जो उत्पादन करता है वो है भारत। विश्व में कौन है, चीन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मूंगफली का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है वो भारत है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 8वां, सोयाबीन की तेल की मात्रा कितनी होती है। तो सोयाबीन में जो तेल की मात्रा होती है वो होती है 20%। अब सोयाबीन के बीज में 42% प्रोटीन होती है, 20% तेल होता है, और 30% कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसमें विटामिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो इसमें जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में 42% होती है, और तेल की मात्रा 20% होती है, और कार्बोहाइड्रेट 30% होता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 है, गन्ने में रस की औसत मात्रा कितनी होती है। जो गन्ने में औसत की मात्रा होती है वो 60 से 70% रस की मात्रा होती है गन्ने में। तो गन्ने में रस की मात्रा 60 से 70%। चीनी कितनी है, 9 से 11%।
गुड़ कितना है 12 से 13%, राब कितना है 18 से 20%, सुक्रोज कितना है 12 से 14%, सीरा कितना है 3.5%। ये आपके गन्ने से हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं कपास की। तो कपास है, कपास में रुई का प्रतिशत होता है, जो कपास है उसमें रुई का प्रतिशत कितना होता है, तो उसमें होता है अबाउट 25, मतलब 25 से अधिक। तो बात करते हैं कपास में 24 से 43% जो है रुई की मात्रा होती है। अब आगे बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो 11वां है, गन्ने में सह खेती में गन्ना बोया जाता है। जो गन्ना और गेहूँ होता है उसके सह खेती में गन्ना बोया जाता है। तो वो अक्टूबर के माह में बोया जाता है, गन्ने के साथ गेहूँ सह खेती के साथ में। जैसे गन्ना गेहूँ सह खेती में अक्टूबर माह में गन्ना बोया जाता है, और अर्धशाली गन्ना की बुवाई का समय जुलाई माह होता है। जो अर्धशाली गन्ना बोया जाता है वो जुलाई के माह में बोया जाता है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 है कि शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग, मतलब जब शर्करा की मात्रा हम टेस्ट करते हैं तो उसमें जो है रिफ्रैक्टोमीटर में कितनी रीडिंग होनी चाहिए जो शर्करा की मात्रा को पता चल सके। तो उसमें जो होनी चाहिए 17 से 18 जो रीडिंग आती है वो होनी चाहिए। शर्करा की मात्रा अधिकतम होनी चाहिए रिफ्रैक्टोमीटर में 17 से 18 होनी चाहिए, और हेड रिफ्रैक्टोमीटर में रीडिंग 17 से 18 आती है तो यह मान लिया जाता है कि फसल कटाई के लिए तैयार है। अगर 17 से 18 रिफ्रैक्टोमीटर में रीडिंग दिखाता है तो मान लेना चाहिए कि फसल कटाई पर है। अब बात करते हैं अगले 13वें क्वेश्चन की। तो 13वां क्वेश्चन है कि जूट का अधिकतम उत्पादन होता है। तो जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, तो पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल कौन सी है, तो वो है चावल, जो है सबसे महत्वपूर्ण फसल है अनाज के लिए। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल चावल है। विश्व में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल गेहूँ है। अगर विश्व में पूछा जाए कौन है तो गेहूँ है, और भारत में पूछा जाए तो चावल है। तो 3 महत्वपूर्ण अनाज की फसलें जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ये सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं अनाज की। और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 है कि सरसों की खली का अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारण उसमें पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। जो सरसों होता है उसकी खली का जो अस्वादिष्ट कारण है वो किस तत्व के कारण है, तो वो है सिनीरीज। अब इसमें जो है सरसों की खली अस्वादिष्ट होने का कारण क्या है, सिनीरीज तत्व। अब आगे बात करते हैं, कुछ फसलें दी गई हैं नीचे, उन्हें देख लेते हैं। तो मूंगफली में आइसोथायोसाइनेट के कारण, जो मूंगफली में चरबरा होती है वो आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है। मिर्च में कैप्सिन के कारण, और प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, लहसुन में एलिसीन के कारण होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि स्वादिष्ट के कारण कौन कौन से हैं। मिर्च में पूछ सकता है आपसे, और ज़्यादातर जो पूछा जाता है प्याज में पूछा जाता है। तो आगे बात करते हैं 16 प्रश्न की। 16 प्रश्न है, फलों को भंडारण करने से पूर्व किस रासायनिक तत्व से उपचारित करना चाहिए। जब फलों को भंडारित किया जाता है तो उसके लिए किस से उपचारित करना चाहिए, तो पोटेशियम मेगा बाइसल्फाइड से और गंधक से जो है उपचारित कर उन्हें स्टोर करना चाहिए। फलों को भंडारण से पूर्व पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या गंधक से उपचारित करना। उपचारण के पश्चात एल्युमिनियम या स्टील के ट्रे में फैलाकर और डायर 50 से 60 सेंटीग्रेड पर सुखा लेना चाहिए। भंडारण के लिए साफ ठंडी एवं शुष्क जगह का ही
चुनाव करें। भंडारण के लिए ठंडी और शुष्क जगह का ही चुनाव करना चाहिए। तो किस किस के कारण करना चाहिए जब भंडारण करें? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और गंधक के साथ। अब आगे बात करते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है कि अनाज भंडारण के समय दानों में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए? जब अनाज का भंडारण करते हैं तो उसके लिए नमी कितनी होनी चाहिए? 14% से ऊपर होनी चाहिए। अब इसमें अनाज भंडारण के समय दाने की नमी में 14% से नीचे होनी चाहिए। सॉरी, ऑप्शन हमने गलत कर दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी आंसर सही है इसका ऑप्शन का। तो इसमें भंडारण 14% नीचे होना चाहिए और इससे दोनों में फंगस लगने की संभावना नहीं रहती। सॉरी, दोनों नहीं है, दाना है, दाने में जो है फंगस लगने की संभावना नहीं रहती है। अब आगे बात करते हैं 18वां क्वेश्चन। धान की कुटाई करते समय धान में नमी होनी चाहिए। जब धान की कुटाई की जाती है उसमें नमी जो है कितनी होनी चाहिए? तो उसमें 10 से 12% नमी होनी चाहिए। धान की कटाई करते समय धान में 10 से 12% नमी होनी चाहिए और इस नमी पर चावल में न्यूनतम टूटन होती है, मतलब बहुत कम टूटते हैं। जब चावलों की कुटाई होती है तो उसके लिए जब अगर 10 से 12% नमी होगी तो चावलों की जो टूट होगी वो कम होगी। अब आगे बात करते हैं 19% की। तो 19वां क्वेश्चन है कि केले का भंडारण कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है? जब केले का भंडारण किया जाता है तो उसके लिए जो तापमान होता है वो कितना होना चाहिए? तो 13% जो है, तो 13 सेंटीग्रेड इसके लिए तापमान होना चाहिए। अब केले का भंडारण 13 सेंटीग्रेड तापमान पर 85 से 95% अपेक्षित आर्द्रता 3 सप्ताह की अवधि के लिए किया जाता है। तो 85 से 95% 3 सप्ताह के लिए किया जाता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्वेश्चन है, तो केले के फल को पकाने के लिए कितना तापमान उपयुक्त रहता है? तो उसके लिए जो है 20 सेंटीग्रेड तापमान केले के पकाने के लिए आवश्यक रहता है। 20 सेंटीग्रेड तापमान केले समान रूप से पकता, केला जो है समान रूप से पक भी जाता है। बात करते हैं इस 21 क्वेश्चन की। तो 21 क्वेश्चन है, हल्दी की प्रकंद की प्रोसेसिंग के अंतर्गत कितने दिनों तक धूप में सुखाया जाता है? जो हल्दी की प्रकंद की प्रोसेसिंग होती है तो उसके लिए धूप में जो है कितने दिन सुखाया जाता है? तो उसके लिए 10 से 15 दिन के लिए प्रोसेसिंग के अंदर सुखाया जाता है। तो हल्दी में लाक्षणिक पीला रंग व स्वाद लाने के लिए प्रकंद की प्रोसेसिंग की जाती है। सर्वप्रथम इसे पानी में उबाला जाता है जिससे इसमें विशेष स्वाद आ जाता है। 10 से 15 दिन धूप में भली भांति सुखाकर ड्रम में डालकर पॉलिश किया जाता है। तो प्रोसेसिंग का जो कार्य होता है इसके पीला रंग और स्वाद के लिए ये प्रकंद प्रोसेसिंग की जाती है। इसे पहले उबाला जाता है, फिर 10 से 15 दिन उबाल कर इसे बाहर निकाल लेते हैं, फिर 10 से 15 दिन धूप में सुखाते हैं, फिर इसे ड्रम में डालकर पॉलिश कर देते हैं। अब आगे बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। तो 22वां क्वेश्चन है कि अनाज को भंडारित करते समय अनाज को कीड़े से बचाने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए? जब अनाज भंडारण कर दिया जाता है तो उसके लिए जो कीड़े लग जाते हैं उन्हें बचाने के लिए, अनाज को बचाने के लिए तो किस जो दवा है उसका प्रयोग करना चाहिए? तो एल्युमिनियम फास्फेट की गोली का उसमें प्रयोग करना चाहिए। अनाज को भंडारित करते समय अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए एल्युमिनियम फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। बात करते हैं 23% की। तो 23वां प्रश्न है कि अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सुखाकर अनाज का भंडारण करना चाहिए, पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भंडारणों की जगह का कोई भी उपचार करना चाहिए और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब आगे बात करते हैं 24% की। तो 24 प्रश्न है कि भंडारित अन्नदाताओं का नुकसान किन कारणों पर निर्भर करता है? तो जो भंडारण है उनका जो नुकसान होता है वो किन कारण होता है? तो भंडारित अनाजों में आर्द्रता की स्थिति, स्टोरेज में 0.2 की उपलब्धता मतलब ऑक्सीजन की, अब
जीरो तो नहीं, ऑक्सीजन की उपलब्धता। भंडारित अन्नदाता अथवा पदार्थों के अंदर ताप में वृद्धि, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसमें आप खुद देख सकते हैं इसे। अब प्रश्न नंबर 25 की बात करें तो 25 प्रश्न है कि अनाज को भंडारित करने के लिए किन हाइजीनिक मापन का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें जो है भंडारण गृह की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए, सभी दरारें छेदों व बिलों को मिट्टी अथवा सीमेंट से अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए। इस जगह को BHC जो BHC है बेंजा हाई BHC 50% WP को 1:5 से अनुपात लीटर में घोल के प्रति 100 वर्ग क्षेत्र में छिड़काव के उपरांत भंडारण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है और आप इसे देख सकते हैं, इसमें भी यही लिखा हुआ है। तो आगे बात करते हैं 26 प्रश्न की। तो 26 प्रश्न, कटाई के समय बीजों में आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। तो 14% से अधिक होनी चाहिए। कटाई के समय होनी चाहिए 14% अधिक होनी चाहिए। अधिक आर्द्रता होने पर बीज सिकुड़ना आ जाती है एवं भंडारण के समय कीट प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। 27 क्वेश्चन है, भंडारण के लिए आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए 8% आर्द्रता होनी चाहिए। बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। तो 28 क्वेश्चन है कि आलू के भंडारण के लिए उच्चतम तापमान होना चाहिए। तो आलू के लिए जो है 4 से 6 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। अब बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। तो 19वां क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्थित कहाँ है। तो यह है हैदराबाद में। तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कौन सा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, तो हैदराबाद में स्थित है। बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। तो 30वां क्वेश्चन है कि जैविक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उपज में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो जैविक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उपज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो 10 से 15% की वृद्धि हो जाती है। तो जैविक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उपज में 10 से 15% की वृद्धि होती है। ये रासायनिक खाद विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत 20 से 25% तक पूरा करता है। बात करते हैं प्राकृतिक खेती का उद्देश्य क्या है। तो प्राकृतिक खेती का जो उद्देश्य होता है वो है उर्वरकों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग को समाप्त करना और प्राकृतिक के अनुरूप पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं के साथ उत्पादन को बढ़ावा देना। इस प्रकार के प्रणालियों को कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है और इसमें भी यही लिखा हुआ है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। प्रश्न नंबर 32 है, फसल चक्र के अंतर्गत सही कथन कौन सा है। तो फसल चक्र के अंतर्गत बताना सही कौन सा है। तो उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए। अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के साथ कम जल वाली को, और फलीदार वाली फसलों के बाद बिना फलीदार वाली फसलों को उगाना चाहिए। तो उपरोक्त सभी आंसर है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। तो 33 है, फसल चक्र के प्रमुख लाभ। तो प्रमुख जो लाभ हैं, भूमि संरचना में सुधार होता है, किसी खेत के क्षेत्रफल में एक निश्चित समय में होने वाले उत्पादकों की वृद्धि, मृदा में pH तथा क्षारीय में सुधार होना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं 34 क्वेश्चन की। तो 34वां क्वेश्चन है, चाय, कहवा, गन्ना आदि किस प्रकार की खेती के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आते हैं विशिष्ट खेती के अंतर्गत आते हैं। अब विशिष्ट खेती क्या होती है इसे देखते हैं। चाय, कहवा, गन्ना आदि विशिष्ट प्रकार की खेती के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट प्रकार की खेती के अंतर्गत एक ही प्रकार की खेती की जाती है और किसान अपनी आय के लिए केवल इसी पर निर्भर करता है। इस प्रकार की खेती को बागवानी खेती भी कहा जाता है। तो ये कौन सी खेती है, विशिष्ट प्रकार की खेती के अंतर्गत आती है। एक ही प्रकार की
खेती की जाती है। किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए केवल इसी पर निर्भर रहता है और इसे बागवानी खेती के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। तो 35 क्वेश्चन है कि किस प्रकार की खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन डेयरी भी किया जा सकता है। तो वो मिश्रित खेती के साथ साथ पशुपालन और डेयरी उद्योग भी किया जा सकता है। तो इसमें यही दिया हुआ है, पशुपालन और डेयरी इसके साथ किया जा सकता है। अब बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। तो 36वां क्वेश्चन है कि किस प्रकार की खेती के अंतर्गत भूमि का उपयोग पशुओं के चराई के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है रेचिंग खेती के लिए, जो है पशुओं के चारगाह के लिए छोड़ दिया जाता है। रेचिंग की खेती के अंतर्गत भूमि का उपयोग पशुओं के चारगाह के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर बात करते हैं 37 की। तो प्रश्न नंबर 37 है कि किस देश में जैविक कृषि की प्रथा अधिक है। जो जैविक खेती की जाती है वो कौन से देश में सबसे अधिक या प्रथा उसकी प्रचलित है मानी जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक है। तो ऑस्ट्रेलिया में जैविक खेती की प्रथा अधिक है। वर्ष 2022 में लगभग 53 मिलियन हेक्टेयर जैविक कृषि भूमि क्षेत्र के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। कितने? 2022 में 53 मिलियन। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत और अर्जेंटीना का स्थान आता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद किसका आता है? भारत और अर्जेंटीना का आता है, जिसके पास क्रमश से लगभग 4.73 और 4.06 मिलियन हेक्टेयर जैविक खेती का क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो भारत के अंदर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 4.73 और 4.06 मिलियन हेक्टेयर जैविक खेती का क्षेत्र है। अब बात करते हैं आगे 38 क्वेश्चन की। तो 38 किस देश में जैविक भोजन की वैश्विक खपत सर्वाधिक है। तो वो है डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। तो इन दोनों में है खपत, जो भोजन की वैश्विक खपत है वो अधिक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। तो 39 में जो क्वेश्चन है, 39वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर है? गाजियाबाद में जो है भारतीय राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। तो भारत में जैविक केंद्र गाजियाबाद, इसके बाद 6 केंद्र में बेंगलुरु, भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल, जबलपुर, नागपुर में कार्यरत है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय जैविक केंद्र गाजियाबाद में है उसके साथ साथ बेंगलोर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, हिसार हो गया, इम्फाल हो गया और जबलपुर और नागपुर कार्यरत हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की। प्रश्न नंबर 40 है, प्रश्न नंबर 40। तो 40 में है कि भारत में सामान्य खेती कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो भारत में जो है मिश्रित खेती अपनाई जाती है। मिश्रित खेती पद्धति अपनाई जाती है। मिश्रित खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन और डेयरी जो है खेती की जा सकती है, मतलब उनकी भी उद्योग किए जा सकते हैं। बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। 41 से गेहूँ की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध है। मतलब वह कौन सी प्रणाली है जिसका किसान से जो है किसान का राज्य से सीधा संबंध है। तो वह है काश्तकारी खेती। तो काश्तकारी खेती क्या होती है? काश्तकारी खेती के अंतर्गत किसानों का राज्य से सीधा संबंध होता है। वह स्वयं भूमि का मालिक होता है और स्थायी पैतृक व हस्तांतरण के आधार प्राप्त करता है। किसके? स्थायी पैतृक और हस्तांतरण जो है अधिकार प्राप्त करता है। बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। 42 है कि धारणीय कृषि का अर्थ क्या है। जो धारणीय कृषि है उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अब उसका जो धारणीय कृषि का अर्थ है वो है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। 43 क्वेश्चन करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें
लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद या अच्छी आ रही हो, आपको कंटेंट सही मिला हो, तो थोड़ी घबराहट सी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे झेल लेना। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 43 की। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेमी से कम पाई जाती है? तो 50 सेमी से जो है शुष्क खेती में वर्षा कम पाई जाती है। शुष्क खेती उत्पादन वह प्रणाली है जिसमें किसी निश्चित भूमि पर पानी की अधिकतम मात्रा को सुरक्षित रखकर भरपूर उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं 44 क्वेश्चन की कि रेचिंग पद्धति किस देश में बहुलतः रूप से की जाती है? रेचिंग जो की जाती है, तो रेचिंग जो की जाती है ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक की जाती है। रेचिंग पद्धति कृषि ऑस्ट्रेलिया में बहुलतः रूप से की जाती है। इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुवाई आदि नहीं की जाती और न ही फसलों का उत्पादन किया जाता, बल्कि इसका चारागाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेचिंग का जो है चारागाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। तो 45 से जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैविक खेती का है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। तो जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, मिट्टी की दीर्घकालीन उर्वरकता को बनाए रखना एवं उसे बढ़ाना, खेती में सूक्ष्म जीव, मृदा पादप एवं अन्य जीवों के जैविक चक्र को प्रोत्साहित करना आदि है। तो जो इसमें मिट्टी की दीर्घता को बनाए रखना है और उसे बढ़ावा देना है और खेती में सूक्ष्म जीव, मृदा पादप और अन्य जीवों के साथ जैविक चक्र को प्रोत्साहित करना है। तो जैविक खेती के उद्देश्य ये है। बात करते हैं 46 क्वेश्चन की। तो 46 क्वेश्चन दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच अल्पकालीन अवधि में तैयार होने वाली फसल को कहा जाता है? तो उसे कैच क्रॉप कहा जाता है, मतलब अल्प अवधि फसल। और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है UPPCS प्री 2007 में, 2001 में और UP लेड और UAD 2022 में, ये दो में पूछा गया है। अब इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम इसमें। तो इसमें कैच क्रॉप क्या होती है? जब मुख्य फसल किसी प्रतिकूल स्थायी के कारण खराब हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल को शीघ्र या अंत्यावधित या कैच क्रॉप कहा जाता है। कैच क्रॉप क्या है? तो यह इन फसलों को कृषक पूरा का पूरा उपयोग में न लाकर जो बाजार में नगद बेचता है, जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया, तंबाकू, चाय। तो ये जो है कैच क्रॉप है, जो नकदी फसल होती है वो कैच क्रॉप ही होती है। बात करते हैं 47 क्वेश्चन की। तो फसल परिस्थिति निम्न में से किन कारकों के साथ व्यवहार करती है? जो फसल पद्धति है तो वो करती है जैव कारक के द्वारा और अजैव कारक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, दोनों कारकों के द्वारा करती है ये। जैविक कारक प्रकाश, ताप, वायु, वर्षा, नमी, ये अजैविक कारक हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव इत्यादि, ये जैविक कारक हैं। बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। तो 48 है जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, और इसे आप देख सकते हैं। बात करते हैं 49 की। तो धान, गन्ना, पेड़ की शस्य सघनता क्या है? तो शस्य सघनता के लिए सबसे पहले आपको एक इसका फार्मूला वो याद करना पड़ेगा। तो शस्य सघनता क्या है? फसल चक्र में फसलों की संख्या और फसल चक्र की अवधि गुणा 100। तो इसमें जो है आपकी जैसे धान, गन्ना, पेड़ी, तीन जो है इसमें फसलें ली गई हैं आपकी, जिसमें कि धान जो है 1 वर्ष का हो जाता है, धान 1 वर्ष का, और एक के ये हो जाते हैं। तो ये जो है 3 फसल हो जाती है और 3 साल की हो जाती है। तो ये हो जाती है 3/3 गुणा 100। अब 300/100 हो जाता है, 300/3 हो जाता है, सॉरी। तो 3 × 30, तो 100% ये इसकी
सघनता आ जाती है। अब बात करते हैं एजोला, प्रश्न नंबर 50 की। एजोला है एक, क्या है, तो ये फर्न है। तो एजोला एक तैरने वाला जलीय फर्न है जो कि नीलहरित शैवाल के सहसंबंध में से पत्तियों की सतहों के छेदों में रहकर नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है। नीलहरित शैवाल एवं एजोला के पारस्परिक सहजीवी के फलस्वरूप वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। बात करते हैं आगे 51 क्वेश्चन की। तो 51 क्वेश्चन है कि बायो फर्टिलाइज़र क्या है। तो बायो फर्टिलाइज़र है सूक्ष्म जीवियों का कल्चर। किसका, सूक्ष्म जीवियों का कल्चर क्या है, बायो फर्टिलाइज़र। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का कल्चर होता है जिसके उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। इस कल्चर में जीवित सूक्ष्म जीवों के विभेद होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो करते हैं अब जैव उर्वरक और कुछ फसल। तो बीजीए धान में, एजोटोबैक्टर गेहूं और सरसों और कपास में, और एजोस्पाइरिलम ज्वार बाजरा धान में, राइबोजियम दलहनी फसलों में। तो इसका बायो फर्टिलाइज़र प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं 52 क्वेश्चन की। तो 52 क्वेश्चन है कि धान गेहूं फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है। तो ये किसकी है, तो ये उत्तरी भारत की जो है प्रणाली है। तो धान गेहूं फसल प्रणाली उत्तरी भारत उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रणाली है। इस फसल चक्र की शस्य सघनता 200% होती है। अब 200% कैसे होती है, जैसे कि एक वर्ष की ये हो गई, एक वर्ष की ये हो गई, सॉरी 2 फसल हो गई, ये 2 फसल हो गई, और ये 6 महीने की हो जाएगी धान, और 6 महीने की ये, तो 1 वर्ष की ये फसल हो जाती है। यानी तो आपको सूत्र क्या बताया, तो फसलों की संख्या कितनी है 2, और वर्ष कितना है 1, मल्टीप्लाई 100 से करना है। अब ऊपर कितना आ गया 200 बटे नीचे 1, अगर इससे काटोगे तो क्या आएगा 200%। तो इस प्रकार से ये हो जाती है सघनता। बाकी बात करते हैं 53 क्वेश्चन की। 53 कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। तो किसको करता है, वो समर्थ मूल्य को निर्धारित करता है। जैसे कृषि लागत, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप टेस्ट भी लगाते हैं तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि की लागत एवं बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर कृषिगत उत्पादकों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, खरीद या वसूली पीपी तथा आवंटन मूल्य आईपी का निर्धारण करने की सरकार को सलाह देती है, और परंतु केंद्र सरकार इसकी संतुष्टि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसका जो समर्थन मूल्य है वो करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग निर्धारित। अब बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। तो 54 क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन खेती की प्रणाली कौन सी है। तो वो है किसान खेती, सबसे प्राचीन खेती है। तो किसान खेती का वर्गीकरण खेती के प्रकार के अंतर्गत किया जाता है, किसान का पूर्ण स्वामित्व है। बात करते हैं 55 की। तो खेती कृषि प्रणाली में नहीं आती है। तो किस में नहीं आती, विविध खेती में नहीं आती। विविध खेती कृषि प्रणाली में नहीं आती। विविध खेती वह खेती है जिसमें कई उत्पादक उद्यम या आय के स्रोत होते हैं, जैसे फसल उत्पादन, मछली उत्पादन, कुक्कुट उत्पादन। बात करते हैं 56 क्वेश्चन की। 56 है एक ही खेत में एक ही समय में विभिन्न ऊंचाई वाले पौधे को उगाना क्या कहलाता है, बहुमंजिलीय खेती। अब बहुमंजिलीय खेती क्या होती है, थोड़ा इसे देख लेते हैं। तो भूमि के किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में अलग अलग ऊंचाई के एक साथ बोए गए बहुमंजिलीय खेती कहते हैं। जैसे नारियल के साथ काली मिर्च, लौंग, बरसीम, नारियल, सुपारी, केला आदि। एक वर्ष में 3 या 3 से अधिक फसल उगाने को सघनता खेती कहते हैं, मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिव कहते हैं। जैसे बाजरा, गेहूँ, सरसों एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। मिश्रित खेती किसे कहते हैं, तो एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक
साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना ही मिश्रित खेती कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 की। तो 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी खेती का प्रकार नहीं है? तो वह है पूंजीवादी जो है खेती का प्रकार नहीं है। तो पूंजीवाद खेती का प्रकार नहीं है, बल्कि यह एक खेती की पद्धति है। खेती के प्रकार: विशिष्ट खेती, बहुप्राकृतीय खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, रेचिंग खेती, ये होती हैं खेती के प्रकार। पद्धति क्या होती है? राजकीय खेती, पूंजीवादी खेती, निगमित खेती, सहकारी खेती, काश्तकारी खेती, समूह खेती। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 58 की। तो 58 है, अन्य फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुलनांक अनुपात LER होता है। तो आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसमें कितना होता है? वो होता है 1 से अधिक। तो बात करें अन्य फसल खेती भूमि से अधिक आय प्राप्त करने के लिए बागवानी फसलें, जिसमें पंक्ति से पंक्ति का फासला अधिक होता है और पंक्तियों के बीच में कम से कम अवधि की अन्य फसलों को उगाना अंतर फसल खेती कहलाता है। और अंतर फसल खेती को LER से अधिक होना लाभदायक है। आर्थिक दृष्टि से स्टैंडर्ड का LER का मान जो होता है वो 1.4 होता है। बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। तो 59 है, अरहर गेहूँ फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो वो है UPS 120। तो अरहर गेहूँ फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति है UPA 120। अरहर की अन्य किस्म टाइप 7, शारदा, मुक्ता, लक्ष्मी, बाहरा, बसंत, पूसा 2, ICPH 2673। बात करते हैं 60 क्वेश्चन की। तो 60वां क्वेश्चन है, धान गन्ना पेड़ी मूंग फसल चक्र की गहनता क्या है? तो फसल चक्र गहनता का सूत्र देख लो। फसलों की संख्या, फसल चक्र की अवधि गुणा 100। तो इसमें जो होता है, तो धान गन्ना पेड़ी 3 वर्षीय फसल चक्र है। तो गन्ना धान 1 में और मूंग 1 में और ये गन्ना पेड़ी 1 में हो जाते हैं। नहीं, 1 में नहीं, 2 में होते हैं, 2 हो जाएंगे तो 4 क्रॉप हो जाएंगी, नीचे वर्ष से 3 हो जाएंगे गुणा 100। तो 133.3% इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 61 की। तो प्रश्न नंबर 61 है, कौन सी सहफसली खेती चने की उकटा बीमारी के लिए प्रकोप को कम करती है? तो उकटा बीमारी जो है किसके चक्कर को, तो प्रकोप को कम करती है। तो वो करती है चना अलसी को कम करती है। चने की उकटा बीमारी के प्रकोप को कम करने के लिए चना अलसी की खेती लाभदायक होती है। इस बीमारी के लगने से मुरझाकर सूख जाते हैं, जड़ों को इस बीमारी के लगने से पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं, जड़ों को चीरकर देखें तो अंदर से भूरा या काला रंग दिखाई देता है। मतलब जो उटका रोग बीमारी है, इससे पहले तो पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं, फिर अगर हम उन्हें खोलकर देखते हैं तो जड़ों को चीरकर देखें तो उनके अंदर भूरा और काला रंग दिखाई पड़ता है। बात करते हैं कुछ उकठारोधी प्रजातियों की बात। तो अवरोधी JG 315, G 543, पूसा 212 और ये प्रजाति इसकी हो जाती है महत्वपूर्ण। बात करते हैं 62% की। तो 62 है कि स्थानांतरित खेती का पर्यायवाची है। स्थानांतरित खेती का पर्यायवाची क्या है? झूमिंग खेती। झूमिंग खेती को जो है स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। उसे कहा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करना। बात करते हैं स्थानांतरित खेती को झूमिंग खेती कृषि भी कहते हैं। यह मानव की आदम अवस्था की सूचक है। इसमें सबसे पहले वन के किसी खंड को साफ करके वृक्ष
तथा झाड़ियों को जला दिया जाता है। उसके बाद कुछ वर्षों तक इस स्थान पर कृषि की जाती है। भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर उसे छोड़कर फिर दूसरी जगह पर क्रिया की जाती है। इसी के लिए ब्रूस फेलो कृषि भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रूस फेलो कृषि है उसे कहा क्या दूसरे नाम से जाना जा सकता है, तो स्थानांतरित खेती या झूमिंग खेती के नाम से इसे जाना जाता है। बात करते हैं 63 क्वेश्चन की। तो 63 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सहफसली खेती का लाभदायक प्रभाव उन फसलों पर आपस में पड़ता है, तो वो कौन सी है? वो है शरतकालीन गन्ना और आलू। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन की। तो सह क्रियावादी फसलोत्पादन दो फसलों के साथ उगाने पर दोनों फसलों को अलग अलग उपज की अपेक्षा अधिक प्राप्त होती है, जैसे शरतकालीन गन्ना और आलू। और सहयोगी फसल कौन सी होती है फसलोत्पादन, जिसमें एक फसल दूसरे को प्रभावित नहीं करती, जैसे गन्ना और गेहूँ या सरसों आदि। तो इसमें गन्ना और गेहूँ हो जाते हैं और सरसों एक दूसरे को इसमें कुछ भी प्रभावित नहीं करते हैं। ये बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। तो 64 क्वेश्चन करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं आगे, रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन है? जो रिले क्रॉपिंग है उसके संस्थापक कौन है? एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं ये जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर एस बेस जो हैं, जो डॉक्टर एस बेस हैं, तो रिले क्रॉपिंग के संस्थापक हैं। आप कुछ देख लेते हैं। एक वर्ष में एक फसल के काटने से पूर्व दूसरी फसल की तैयारी कर ली जाती है। इस प्रकार एक वर्ष में 4 फसलें ली जा सकती हैं। इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। रिले क्रॉपिंग के संस्थापक डॉक्टर एस बेसले, जबकि एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के कौन? डॉक्टर स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक हैं। और जो रिले क्रॉपिंग होती है वो होती है कि एक फसल काटने से पहले दूसरी फसल की तैयारी करना और उसमें 4 फसलें ली जाती हैं। बात करते हैं 65 क्वेश्चन की। तो 65 क्वेश्चन है कि विशिष्ट खेती क्या होती है? तो विशिष्ट खेती बताना, तो खेती के प्रकार का जो होता है विशिष्ट खेती का उदाहरण है। विशिष्ट खेती के प्रकार का उदाहरण। विशिष्ट खेती के अंतर्गत केवल एक ही फसल या उद्यम का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है और किसान अपनी आय के लिए केवल उसी उद्यम का फसल पर निर्भर करता है। मतलब जो किसान जो है अपनी आय को दोगुना बढ़ाने के लिए जो खेती करता है उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। और आगे बात करते हैं 66 क्वेश्चन। 66 है कि अंतःफसली का तात्पर्य क्या है? तो अंतःफसली का तात्पर्य है 2 या 2 से अधिक फसलों का एकांतर पंक्ति में बोना जो है अंतःफसली कहलाता है। यह बहुफसली खेती के प्रकार के अंतर्गत भी आता है। इसे बहुफसली खेती भी कहा जाता है और इसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एकांतर पंक्तियों में उगाया जाता है, मतलब बोया जाता है 2 या 2 से अधिक फसलों के एकांतर में। बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। तो 67 है कि कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है? खेती की प्रणाली बतानी है तो शुष्क खेती जो है वो प्रणाली नहीं है। शुष्क खेती का वर्णन खेती के प्रकार के अंतर्गत किया जाता है। बात करते हैं 68, टिकाऊ कृषि पर्याप्त की जाती है। जो टिकाऊ खेती है वो पर्याप्त कहाँ की जाती है? तो अधिक तकनीकी सहायताओं से जो टिकाऊ खेती की जाती है। अब टिकाऊ खेती के बारे में कुछ जानकारी है। तो टिकाऊ कृषि अधिक तकनीकी सहायताओं से प्राप्त की जा सकती है। टिकाऊ कृषि को पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव के साथ लंबी अवधि में भोजन और पशु का उत्पादन करने के लिए परिभाषित किया जा सकता है। यह पर्यावरण को बराबर रखते हुए बढ़ती मानव आबादी को मिलाने के लिए सबसे लंबे समय तक सबसे बड़ी मात्रा में भोजन का उत्पादन करने के लिए के लक्षण के साथ एक समाज द्वारा किया जाता है। मतलब जो टिकाऊ खेती होती है अधिक तकनीकी सहायता के इसमें प्राप्त की जा सकती है। और टिकाऊ खेती से जो पर्यावरण न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव होता है उसके साथ लंबी अवधि में भोजन और पशुधन उत्पादन करने के लिए परिभाषित किया जाता है। और पर्यावरण को बराबर रखते हुए
बढ़ती मानव आबादी को मिलाने के लिए सबसे लंबे समय तक सबसे बड़ी मात्रा भोजन का उत्पादन करना का एक लक्ष्य रखा जाता है। अब बात करते हैं आगे 69 क्वेश्चन की। तो 69 क्वेश्चन है मक्का, आलू प्लस राई और मूंगफली की फसल चक्र सघनता क्या होती है। तो इसकी जो सघनता होती है तो 300% होती है। तो मक्का, आलू, राई, मूंग की फसल सघनता 300 होती है और ये कृषि वर्ष में एक ही क्षेत्र में उगाने वाली फसलों की संख्याओं को सघनता कहते हैं। बात करते हैं 70 की। 70 क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में साथ साथ ली जाए तथा उनमें से मुख्य फसल निश्चित पंक्ति में बोई गई हो तो इस स्थिति को क्या कहेंगे। तो इसे कहेंगे अंतः शस्य। दो या अधिक असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में साथ ली जाए तो उस फसल को निश्चित पंक्ति में बोई गई हो तो इस स्थिति के अंतः शस्य कहते हैं। बात करते हैं 71 की। क्रॉस लॉगिंग एक तरीका है। क्रॉस लॉगिंग जो है एक तरीका है, किसका है। तो ये जो है पादप विश्लेषण जिससे फसल की पोषक तत्व की आवश्यकता ज्ञात हो, तो इसके लिए जो है क्रॉस लिंकिंग इसे कहते हैं। तो फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता का आकलन करने की यह विधि है। किसकी? पोषक तत्व आकलन करने की यह विधि है। इससे यह पता चलता है कि पौधे की सामान्य दशा क्या है, प्रबंधन में किस तरह के आवश्यक बदलाव किए गए हैं ताकि अधिकतम उत्पादन मिल सके। बात करते हैं 72 क्वेश्चन की। तो 72 कौन सी कृषि पद्धति किसी स्थान विशेष की परिस्थितियों के अनुरूप कृषि करने की सलाह दी जाती है। तो किसे सलाह दी जाती है? स्थायी कृषि के लिए। अस्थायी कृषि क्या होती है? स्थायी कृषि पद्धति के अंतर्गत किसी स्थान विशेष की परिस्थिति के अनुरूप ऐसे कृषि पद्धति अपनाने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। तो अंतर शस्य क्रियाओं का अर्थ के लिए क्या है अर्थ। तो उसके लिए खरपतवार नष्ट करना जो है अंतर शस्य क्रियाओं का अर्थ खरपतवार नष्ट करना होता है। DGTA में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं अंतर शस्य क्रियाएं मुख्य फसलों के बीच के स्थानों पर शस्य क्रियाएं जैसे निराई, गुड़ाई, पलवार लगाना, पौधे लगाना इत्यादि क्रियाएं करने की क्रिया अंतर शस्य क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं के लाभ हैं खरपतवार को नष्ट हो जाते हैं, मृदा में वायु की मात्रा बढ़ जाती है, मृदा कटाव को कम करती है। बात करते हैं 74 क्वेश्चन। 74 की अनुबंधित कृषि के बीच समझौता है। जो अनुबंधित कृषि है उसके बीच समझौता क्या है। तो वह उत्पादक और प्रायोजक कंपनियां, तो इनके बीच समझौता है। बात करते हैं इसके अनुबंधित खेती उत्पादक और प्रयोजकता कंपनियों के बीच समझौता है। इस व्यवस्था में बड़े बड़े औद्योगिक घराने अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उद्योग से संबंधित कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसानों से अनुबंध कर लेती हैं और निश्चित शर्त पर उत्पादन करते हैं अथवा निश्चित समय अवधि के लिए किसान से भूमि का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन आदि के सभी कार्य स्वयं करते हैं। किसान को निश्चित शर्त के अनुसार धनराशि दे दी जाती है। तो अनुबंधित खेती उत्पादकों प्रयोजकता कंपनियों के बीच में समझौता होता है। बात करते हैं 75 क्वेश्चन की। तो 75 क्वेश्चन है कि मिश्रित फसलों के उत्पादन टमाटर को बेधक से बचाया जाता है। तो मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जाता है तो वो है टमाटर और गेंदा को। तो बेधक कीट से बचाने के लिए टमाटर के चारों तरफ पीले लंबे गेंदे लगाए जाते हैं। बेधक कीट अपना अंडा गेंदे के फूल पर देता है जिससे परजीवियों के अंडों को नियंत्रित किया जाता है। बात करते हैं 76 क्वेश्चन। लीसा किससे संबंधित है। तो ये लीसा जो संबंधित है वो है एग्रो फार्मिंग से संबंधित है। तो लीसा की फुल फॉर्म क्या है। तो लीसा की जो फुल फॉर्म है वो है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यह कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें कम से कम लागत
टिकाऊ खेती करना जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहे, उत्पादकता ज़्यादा हो। इसे कृषि की विभिन्न क्षेत्र जैसे शस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान आदि में अपनाया जाता है, जिससे सम्मिलित रूप में एग्रो फार्मिंग कहते हैं। बात करते हैं 77 क्वेश्चन की। तो वर्तमान में सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती की फसल कौन सी है? तो वो है गेहूँ। तो वर्तमान में सर्वाधिक यांत्रिक खेती गेहूं की फसल। यांत्रिक खेती के तात्पर्य भूमि पर मशीनों के ज़्यादातर इस्तेमाल फसल उत्पादन में करना है। बात करते हैं 78 क्वेश्चन। सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य नहीं होता है। तो क्या कर्तव्य नहीं होता? तो विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना। तो सस्य वैज्ञानिक का तात्पर्य तो ड्यूटी ऑफ एग्रोनॉमिस्ट विभिन्न विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित कर खेत के अंदर उपयुक्तता के अंतिम परिणामों को खोजने, फसलों की पैदावार के विभिन्न कारकों को समझाना व विभिन्न कारकों का समन्वय कर शोध करना, न कि विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना है। बात करते हैं 79 क्वेश्चन की। तो 79 क्वेश्चन है तो रिसेशन फार्मिंग क्या है? रिसेशन फार्मिंग क्या है? तो ये है बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना। बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना जो रिसेशन होता है वो फार्मिंग बोला जाता है उसे। बात करते हैं तो जब बाढ़ के पानी को पूरी तरह से निकाल कर खेती शुरू करते हैं तो उसे रिसेशन फार्मिंग या दियार फार्मिंग कहते हैं। बात करते हैं 80 क्वेश्चन के। 80 की बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रैवर्षीय फसल चक्र क्या है? तो उत्तराखंड के लिए उत्तम त्रैवर्षीय फसल क्या है? तो वो है ज्वार, अरहर, परती गेहूँ, तिल, अलसी। तो इसके लिए जो है त्रय फसल चक्र है। बात करते हैं 81 क्वेश्चन की। तो 81 कौन सा सस्य विज्ञान का मूल सिद्धांत नहीं है? तो मूल सिद्धांत कौन नहीं है? तो कृषि हेतु पशुओं का प्रबंधन जो है मूल सिद्धांत नहीं है। और सब तो बीज बुवाई हेतु प्रयुक्त सामग्री का चुनाव, भूमि जल प्रबंधन और फसलों के लिए उचित अंतरकर्षण क्रियाएं प्रबंध करना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। तो 82 में निम्न में से कौन सा एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है। तो वह है धान और गन्ना एक वर्ष फसल चक्र नहीं है। अब आंसर में एक वर्षीय फसल चक्र, इसमें कुछ उदाहरण हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सोयाबीन, जौ, मक्का, गेहूँ, धान, बरसीन, मक्का, आलू, मक्का, मूंग, मक्का, लाही, गेहूँ, मक्का, आलू, तंबाकू, मक्का, गेहूँ, धान अथवा जौ, जबकि धान और गन्ना 2 वर्षीय फसल चक्र हैं। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 83 की। प्रश्न नंबर 83 है कि LIR की आवश्यकता होती है। जो LER की जो आवश्यकता होती है वो अंतर सस्य प्रणाली में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो उपज के बराबर शुद्ध फसल के द्वारा उत्पादन करने के लिए भूमि की ज़रूरत अनुपात की LER मतलब लेड इक्विवेलेंट रेशो की आवश्यकता होती है। तो अंतर सस्य जो इंटरक्रॉपिंग की विधि अपनाने से उत्पादन का लाभ खरीफ फसलों से अधिक होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में भूमि समतुल्य अनुपात 1.5 या उससे अधिक होता है, जबकि रबी मौसम में जो LER होता है 1.25 से तो 1.3 होता है। कोई भी अंतराल पद्धति तभी आर्थिक मानी जाएगी यदि वह मान LER इकाई 1.40 से अधिक प्रदर्शित करती है, तो उसका जो है तभी माना जाता है अंतर सस्य के अंदर जब उसका मान LER जो 1.440 से अधिक प्रदर्शित करता है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। तो 84 क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसके स्क्रॉल। यहाँ पे तो
84 मक्का, तोरई, गेहूँ, मूंग फसल चक्र को कहते हैं। तो अगर हमने मक्का के साथ तोरई, तोरई के साथ गेहूँ, गेहूँ के साथ मूंग बो दिया तो उसे हम फसल चक्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं रिले पद्धति, मतलब एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उगाना, उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे मक्का, तोरई, गेहूँ, मूंग फसल चक्र रिले क्रॉपिंग पद्धति या अविराम खेती के अंतर्गत आती है। रिले फसल पद्धति बहुफसली खेती, एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को और सघन बनाने का नया तरीका। इस खेती में जल्दी क्रमवार एक फसल द्वारा दूसरी फसल को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार एक वर्ष में 4 फसलें ली जाती हैं। तो जैसे मक्का, तोरई, गेहूँ, मूंग, लोबिया, मक्का, आलू, गेहूँ, लोबिया आदि फसलें ली जाती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 85 की। प्रश्न नंबर 85 है कि विभिन्न ऊंचाइयों के पौधे को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को कहा जाता है। तो बहुस्तरीय फसलोत्पादन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। और एग्ज़ाम में यूपीपीसीएस में भी, यूपीपीजीटी में, और पीजीटी में, यूपीए और एलडीए में भी पूछा गया क्वेश्चन है। बात करते हैं इसके कुछ ऑप्शन की। तो ऑप्शन में जो है, एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में विभिन्न ऊंचाई की फसलों को एक साथ बोना बहुफसलीय बहुमंजिलीय खेती कहलाता है। जैसे यूकेलिप्टस, पपीता, बरसीम। गन्ना शरदकालीन, सरसों, आलू। और गन्ना शरदकालीन, आलू या प्याज बीज के लिए, प्याज की जो खेती की जाती है बीज के लिए की जाती है इसमें। तो इसे जो है बहुमंजिली खेती कहते हैं या बहुस्तरीय खेती कहा जाता है। बात करते हैं 86 क्वेश्चन की। 86 क्वेश्चन है कि सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण, जो सिनर्जेटिक खेती है उसका उदाहरण क्या है? तो उसका है गन्ना और आलू। तो सिनर्जेटिक खेती 2 फसलों को एक साथ उगाने पर दोनों फसलों को अलग अलग उपज देने, फसलों का अलग अलग शुद्ध फसलों के रूप में उगाने की अपेक्षा अधिक प्राप्त होती है, उसे जो है सिनर्जेटिक खेती कहा जाता है। तो शरदकालीन गन्ना और आलू। बात करते हैं 87 क्वेश्चन की। तो 87 क्वेश्चन है कि फसल चक्र सहायक है। फसल चक्र सहायक क्या है? तो उर्वरता बढ़ाना, पैदावार बढ़ाना और रोग नियंत्रण करना। रोग सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं इसके ऑप्शन की। तो ऑप्शन है, फसल चक्र अपनाने से विकल्प में वर्णित सारे लाभ मिलते हैं, क्योंकि फसल चक्र का मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस प्रकार इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरक शक्ति का कम से कम ह्रास हो। इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, जैसे गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलों और अधिक जल मांग वाली के बाद कम जल मांग वाली फसलों को उगाया जाता है। तो ये फसल चक्र की सहायक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। तो 88 क्वेश्चन है कि हार्वेस्ट इंडेक्स का अनुपात होता है। तो हार्वेस्ट इंडेक्स का जो होता है इकोनॉमिक उपज और बायोमास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। हार्वेस्ट इंडेक्स फसल सूचकांक। हार्वेस्ट इंडेक्स हिंदी में क्या कहते हैं? फसल सूचकांक। आर्थिक उत्पादक तथा कुछ जैविक उत्पादों का अनुपात। हार्वेस्ट इंडेक्स का आर्थिक उत्पादन बटा जैविक उत्पादन गुणा 100। हम इस सूत्र के द्वारा जो फसल सूचकांक है उसे हम निकाल सकते हैं। बात करते हैं 89 क्वेश्चन की। तो 89 क्वेश्चन है कि चरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र चलाने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए 2 खेतों की आवश्यकता होती है। बात करते हैं ऑप्शन की। तो शस्य योजना मतलब क्रॉपिंग स्कीम में सम्मिलित प्रत्येक फसल चक्र के लिए उतने ही खेत सुरक्षित होने चाहिए जितने वर्ष का फसल चक्र हो। प्रत्येक वर्ष उगाई जाने वाली फसलों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। चरी, बरसीम, धान, मटर 2 वर्षीय फसल चक्र हैं, अतः इसके लिए 2 समान क्षेत्रफल वाली खेती की आवश्यकता होती है। आप इसमें फसल चक्र समझ सकते हैं आप।
जो शस्य योजना है उसे आप स्कीम समझ सकते हैं कि किस तरह से होती है। बात करते हैं 90 क्वेश्चन की। तो 90 क्वेश्चन है कि अरहर और मूंग का उदाहरण। तो किस प्रकार का उदाहरण है ये? तो ये है अंतः फसली का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन देखते हैं। अंतः फसली या अंतर शस्या ऐसी फसलें जिनमें पंक्तियों से पंक्ति का फासला अधिक होता है, पंक्ति के बीच में कम से कम अवधि की अन्य फसलें उगाना अंतर शस्य फसली का मध्यवर्ती फसल कहलाता है। इसके लिए हम अंतः शस्य या अंतः फसली या मध्यवर्ती फसलें भी इन्हें कहते हैं। जैसे कि गन्ना की दो पंक्तियों के बीच में बसंत में मूंग या लोबिया व गन्ने की शरद ऋतु में बोई गई फसलों में गेहूं अथवा आलू उगाया जाता है, तो इसे अंतर फसली कहा जाता है। जैसे शरदकालीन गन्ना प्लस आलू तो सिनर्जेटिक खेती कहा जाता है। जो सिनर्जेटिक खेती है, शरदकालीन गन्ना और आलू बो देंगे तो उसे बोला जाता है। बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। तो 91 क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें। और हम इस पे बता दें कि आपको सारे जो MQC हैं आपके जो 65 नंबर का आपका एग्रीकल्चर का है वो टोटल हम आपको MQC इसी चैनल पर कराएंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं जाकर। और पहले हम जो है क्रॉप साइंस के ही वीडियो पूरी करेंगे, जो कि हमने 500 प्लस क्वेश्चन बोले हैं हम उन्हें कराएंगे पहले, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के लिए कराएंगे। तो अब बात करते हैं हम 91 क्वेश्चन की। तो 91 क्वेश्चन में फसल चक्र की सलाह दी जाती है। तो मृदा जनित रोगों के लिए इसकी सलाह दी जाती है। तो फसल चक्र की सलाह मृदा जनित रोगों के लिए दी जाती है। मृदा जनित रोग, ये रोग मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो मृदा में निष्क्रिय अवस्था में पड़े होते हैं। ऐसे रोग से फसलों को बचाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि फसल चक्र अपनाना ही होता है। रोगकारक होस्ट नष्ट हो जाते हैं। फसल चक्र के द्वारा जो भी रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, एर फेर के फसलों को बोया जाता है। बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। तो 91 क्वेश्चन की स्थानांतरित खेती का पर्यायवाची क्या होता है? जो स्थानांतरित खेती है उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे झूमी खेती के नाम से जाना जाता है। तो स्थानांतरित खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग खेती भी कहा जाता है। यह मानव की आदिम अवस्था की सूचक है। इसमें सबसे पहले वन के किसी खंड को साफ करके वृक्षों झाड़ियों को जला दिया जाता है। उसके बाद कुछ वर्ष तक इस स्थान पर कृषि की जाती है। भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर उसे स्थान को छोड़कर फिर दूसरी जगह यही क्रिया की जाती है। तो इसे ब्रूस फेलो कृषि भी कहते हैं। तो ब्रूस फेलो कृषि किसे कहते हैं? झूमिंग खेती को या स्थानांतरित खेती को भी कहा जाता है। बात करते हैं 93 क्वेश्चन की। तो 93 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खेती का प्रकार नहीं है? तो इसमें से बताना है कि खेती का प्रकार कौन सा नहीं है। तो पूंजीवादी जो है खेती का प्रकार नहीं है। शुष्क खेती होती है, मिश्रित खेती होती है, विशिष्ट खेती होती है। अब देख लेते हैं खेती के प्रकार। टाइप ऑफ फार्मिंग, तो विशिष्ट खेती होती है, बहु प्रकारीय खेती होती है, मिश्रित खेती होती है, शुष्क खेती, रेचिंग खेती आदि होती है। खेती पद्धति देख लेते हैं। राजकीय खेती, पूंजीवादी खेती, कोऑपरेटिव खेती, सहकारी खेती, व्यक्तिगत खेती, कृषक खेती, सामूहिक खेती। तो खेती की जो है ये पूंजीवादी जो है ये पद्धति है। बात करते हैं आगे 94 क्वेश्चन की। तो 94 क्वेश्चन है कि आलू की फसल के खेत में मेड़ चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों को बोना कहलाता है। मतलब जैसे आलू की फसल है उसमें जब मिट्टी चढ़ाते हैं उसके समय अगर कद्दू वर्गीय की फसल बो देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिले फसल कहते हैं या रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो एक फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल का बोना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। एक ही ऋतु में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। बात करते हैं 95 क्वेश्चन की। तो 95 क्वेश्चन है, तो 95 क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो धान की परिपक्व होती हुई खड़ी फसल में बरसीम के बीज को छिड़क कर बोना उदाहरण कहलाता है।
तो वो कहलाता है रिले क्रॉपिंग का। रिले क्रॉपिंग हमने पिछले उसमें अच्छी तरीके से देख लिया और यहाँ पर देख लेते हैं। तो रिले क्रॉपिंग अनुपात शस्य भी बोला जाता है। इस खेती में पूर्ववर्ती फसलों के काटने से पहले आगामी फसलों को लगा दिया जाता है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि दोनों फसलों में प्रतियोगिता न्यूनतम हो। इसके लिए आगामी फसल की बुवाई पूर्ववर्ती फसल की काई के परिपक्वताओं के बाद ही करनी चाहिए। उदाहरण के लिए बरसिंग की बुवाई धान की खड़ी फसल में किया जाता है और आलू की खुदाई से पूर्व कद्दू वर्गीय फसलों को बो दिया जाता है। बिहार और बंगाल में प्रचलित पेरा क्रॉपिंग तथा मध्य प्रदेश में प्रचलित उल्टेरा क्रॉपिंग को भी रिले क्रॉपिंग में रखा जाता है। पेरा या उल्टेरा क्रॉपिंग में मशहूर ज़्यादातर दलहनी फसलों को लो लैंड राइस के काटने से पहले बुवाई की जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 96 की। तो 96 है कि मक्का, आलू, गेहूं की फसल पद्धति की गहनता कितनी होती है। तो गहनता इसकी निकाल सकते हैं जैसे कि हमने बताया है आपको। तो इसमें जो है 3 फसल दी गई हैं, 3 और वर्ष कितना लग रहा है, 1 वर्ष में ये 1 वर्ष की फसल है। आप 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 आ जाएगा। 300/1 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 300। तो इसकी जो पद्धति आएगी, संगीनता आएगी, गहनता आएगी 300% आएगी। अब बात करते हैं 97 क्वेश्चन की। तो 97 क्वेश्चन है कि कुल फसल क्षेत्र एवं शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। जो कुल फसल क्षेत्र है और शुद्ध फसल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसे फसल गहनता कहा जाता है। तो उसका सूत्र ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं 98 क्वेश्चन की। तो 98 क्वेश्चन है कि अंतर्वर्ती खेती में उपज लाभ मापने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो अंतर्वर्ती खेती में उपज लाभ मापने का कौन सा सर्वोत्तम तरीका है, तो वह भूमि समतुल्य अनुपात। तो अंतर्वर्ती खेती में उपज लाभ मापने का सर्वोत्तम तरीका भूमि समतुल्य अनुपात है। एक ही खेत में जब एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें अलग अलग कतारों में बोई जाती हैं उसे अंतर्वर्ती खेती कहा जाता है। अंतर्वर्ती खेती किसे कहा जाता है, एक ही खेत में जब 2 या 2 से अधिक फसलें अलग अलग कतारों में बोई जाती हैं। बात करते हैं 99 क्वेश्चन की। तो 99 क्वेश्चन है कि एक 15 वर्ष के आम के बाग में अंतरा शस्य के लिए निम्न में से कौन सी फसल उपयुक्त होगी। तो कौन सी होगी, वो हल्दी की फसल उसमें हम उगा सकते हैं। तो 1 से 15 वर्ष के आम के बाग में अंतर शस्य के लिए निम्न में से हल्दी की फसल उपयुक्त है। अंतर शस्य के लिए उस फसल का चुनाव करना चाहिए जो छाया प्रति हो और अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल, जिससे उस भूमि का वायु संचार ठीक हो जाए, जैसे हल्दी और अदरक आदि हो सकती हैं। बात करते हैं 100वां क्वेश्चन। तो यह है 2 या 2 से अधिक असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में साथ साथ ली जाए तथा उसमें से मुख्य फसल निश्चित पंक्तियों में बोई जाए तो इस स्थिति को कहा जाता है, तो उसे अंतर शस्य कहा जाता है। तो 2 या 2 से अधिक असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में साथ साथ ली जाए तो मुख्य फसल निश्चित पंक्ति में बोई जाती है, तो इस प्रणाली को इंटरक्रॉपिंग अंतर शस्य कहा जाता है। बात करते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की। तो ये है 101। 100 क्वेश्चन हमने आपसे बोला था, 100 क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करा दिया, वो हम ऊपर के एक्स्ट्रा इस वीडियो में कराते हैं। तो अंतर शस्य से प्राप्त कुल उपज के बराबर मुख्य फसल की उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्षेत्र तुल्यांक अनुपात। तो अंतर शस्य से प्राप्त कुल उपज के बराबर मुख्य फसल की उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र के क्षेत्र समतुल्यांक अनुपात कहा जाता है, कहते हैं। बात करते हैं जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये जो है आपको हम होमवर्क देते हैं। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से खेती की पद्धति नहीं है। इसमें से ऑप्शन तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका शुष्क जो डी ऑप्शन है ये इसका आंसर है, लेकिन आपको
कमेंट में जो बताना है वो बताना है कि व्यक्तिगत या कृषक खेती क्या होती है, पूंजीपति खेती क्या है, राजकीय खेती क्या है, सामूहिक खेती क्या है और सहकारी खेती क्या है और निगम द्वारा संचालित खेती क्या है। इनका जो आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में से किसी भी 2 जो खेती हैं उनका आंसर आपको कमेंट में बताना है, किसी भी 2 का जो आपको याद हो उसे रिपीट कर सके। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर इसी तरह से हम आपको मिलते हैं अगली अपनी इसके पार्ट 2 में, जो कि आपका MQC नंबर 2 आएगा, उसमें मिलते हैं।